लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। दोनों सदनों में बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की, तो विपक्ष ने अदानी मसले पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सदन के बाहर भी विपक्ष और बीजेपी दोनों ओर से घेराबंदी हुई। बीजेपी के सांसदों ने नारेबाजी की, तो विपक्ष की ओर से भी प्रदर्शन हुआ। मोदी सरकार बंद करो। टीएमसी ने अलग प्रदर्शन किया, तो आम आदमी पार्टी ने बीआरएस के साथ अलग मोर्चाबंदी की। अदानी पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। अदानी घोटाले पे जवाब दो। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भोपाल में सभा को संबोधित किया और सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मुफ्त बिजली का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पंजाब में हमारी सरकार ने बिजली, इलाज और स्कूल में शिक्षा मुफ्त कर दी है। मध्य प्रदेश में भी एक मौका दीजिए, यहाँ भी सब मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के सीएम ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारें बेची और खरीदी जाती हैं। यहाँ एमएलए की खरीद बिक्री पर डिस्काउंट भी मिलता है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 3 मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था और रामचरितमानस विवाद को लेकर भी बवाल हुआ। इस बीच लालू परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जारी है। कल जमीन के बदले नौकरी के मामले में राबड़ी देवी की सीबीआई कोर्ट में पेशी है। आज राबड़ी देवी पटना से दिल्ली पहुंची हैं। इस मामले में लालू राबड़ी समेत 16 आरोपियों को समन जारी किया गया था। बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की पीएम मोदी और पुलवामा हमले पर टिप्पणी के बाद बीजेपी आग बबूला है। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया और रंधावा से माफी की मांग की। इस बीच विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। रंधावा के बयान को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सदन में रंधावा को आतंकवादी बता दिया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर सुखजिंदर रंधावा के खिलाफ नारेबाजी भी की। पानीपत की समालखा में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक खत्म हो गई। 3 दिनों तक चली बैठक में राजनीतिक मुद्दों पर या चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया। होसबोले ने कहा, शादी संस्कार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की सबसे बड़ी इकाई है, जिसे संघ का थिंक टैंक भी कहा जाता है। पानीपत में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों दिन मौजूद रहे। महाराष्ट्र के करीब 10,000 किसान मुंबई की ओर पैदल बढ़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नासिक जिले के आदिवासी बेल्ट से हैं। इस पैदल यात्रा का मकसद किसानों की समस्याओं से सरकार को रूबरू कराना है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र में प्याज के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसको लेकर किसान चाहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार एक राहत राशि दे। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें प्याज पर एमएसपी दे। इसके अलावा उनकी मांगों में बिजली बिल में माफी और बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा भी शामिल है। पिछले साल जनवरी में पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर 9 अफसरों पर कार्रवाई होगी। इन अफसरों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी फाइल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास पहुंच गई है। इनमें एक आईएएस और 8 पुलिस अधिकारी हैं। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी उनमें तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी और राज्य के तत्कालीन डीजीपी एस चट्टोपाध्याय भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जस्टिस इंद्रू मल्होत्रा की अगुवाई में बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन अफसरों को सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार ठहराया था। आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान लेकर जाएंगे और इस समय की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान की खूनी राजनीति के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वहां पर जैसे ही सरकार बदलती है वो अपने विरोधी नेता को या तो जेल में डाल देती है या पाकिस्तान से बाहर भागने पर मजबूर कर देती है या फिर उसकी हत्या करवा देती है। और इस समय भी वहां बिल्कुल यही हो रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आपको वहां जबरदस्त तनाव और हिंसा दिखाई देगी। ये तस्वीरें देखिए, ये इमरान खान का लाहौर का घर है, लाहौर शहर में। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इमरान खान के समर्थकों ने भी
इस घर के बाहर अपनी मौजूदगी से पुलिस को वो अपना काम करने से रोक रहे हैं। आज जब कोर्ट के आदेश पर इस्लामाबाद की पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में उनके घर पहुंची, तो इस दौरान इमरान खान के सैकड़ों समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस को रोकने की कोशिश की और इसके बाद तनाव बहुत बढ़ गया और पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। और इस समय भी इमरान खान के घर के बाहर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको थोड़ा तस्वीर दिखाता हूं। ये जो तमाम लोग आप इस समय देख रहे हैं, ये इमरान खान के समर्थक हैं जो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गए हैं और उनके पीछे आप जो देख रहे हैं ये वहां की पुलिस है। अब पुलिस पहुंची है इमरान खान के घर पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए और इमरान खान के समर्थक इस गिरफ्तारी को होने नहीं देना चाहते, वो पुलिस को रोक रहे हैं और इस समय दोनों के बीच जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब दोनों के बीच पत्थरबाजी हो रही है, हिंसा हो रही है। पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया है। इसके अलावा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा न हो, इसके लिए लाहौर में उनके बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस समय इमरान खान की पार्टी, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसे पीटीआई भी कहते हैं, पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान वहां पर हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। और आप ये तमाम तस्वीरें अभी देखिए कि वहां पर किस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं, कैसा तनाव बना हुआ है, देखिए। इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। हमारे ऊपर इन्होंने आंसू गैस चलाया है, वाटर कैनन चलाया है, हम अपनी जान कुर्बान करेंगे अपने कप्तान के लिए। इमरान खान जिंदाबाद। तो इस समय शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, उनकी सरकार और इमरान खान के समर्थकों के बीच जोर आजमाइश चल रही है। इमरान खान अपना जोर दिखा रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, अगर मुझ पर हाथ डाला तो पाकिस्तान जल उठेगा और मेरे जो समर्थक हैं वो पाकिस्तान में आग लगा देंगे। और शहबाज शरीफ अपनी सरकार की तरफ से जोर लगा रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने लगा दिया है और वो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि आप बचोगे नहीं, आपकी जगह जेल के अंदर है और जेल के अंदर मैं आपको डाल कर रहूंगा। इस समय ये दोनों टीम आमने सामने हैं, एक इमरान खान की टीम है, दूसरी शहबाज शरीफ की टीम है जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं। और ये दोनों ही टीम आप देखिए, इमरान खान पहले तो क्रिकेट खेला करते थे, बैट हाथ में लेकर चलते थे, लेकिन अब उनकी जो टीम है वो क्रिकेट का बैट नहीं बल्कि लाठियां हाथ में लेकर निकली है खेलने के लिए, इमरान खान को बचाने के लिए। और अभी आपने देखा उनका एक समर्थन कह भी रहा था कि इमरान खान हमारे कप्तान हैं और हम अपने कप्तान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुकाबला क्रिकेट के बैट का नहीं है, ये मुकाबला है लाठियों का और दोनों ही टीमें लाठियों के साथ खेल रही हैं। इस हिंसा के बीच इमरान खान ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल में उन्हें बंद करके उनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान की मौजूदा सरकार है।
मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने यह साबित करना है कि ये जिंदा कौम है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं, मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी, और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। तो अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के घर के बाहर पुलिस खड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे। और इमरान खान अपने घर के अंदर बंद हैं, और अपने घर के अंदर बंद रहकर उन्होंने ये वीडियो बनाया है जिसमें वो आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अगर आप देखेंगे, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो उन्होंने इस तरीके से बनाया है। उनके पहले कपड़े देखिए, उन्होंने एक बड़ी कैजुअल सी टी शर्ट पहनकर ये वीडियो बनाया है, जिससे वो ऐसा लगे कि बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, वो संघर्ष के मूड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे ये उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह की बातें करेंगे। ये इन्होंने टी शर्ट पहनी है, यहां पर कुछ और कपड़े भी पहन सकते थे, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि इस समय उनके ऊपर मुसीबत की घड़ी है, और एक बहुत महंगे ब्रांड की उन्होंने ये टी शर्ट पहनी हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने अपने संदेश में कही है, वो अपने संदेश में धर्म को ले आए हैं, और कह रहे हैं मोहम्मद साहब को ले आए हैं, और कह रहे हैं कि इसमें कौम का सवाल है, और वो इस कौम को बचाने के लिए, और पूरा धार्मिक एंगल जो उन्होंने देना था वो उन्होंने दे दिया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौम को बचा रहा हूं, और ये कौम है इस्लाम की कौम, और एक तरीके से मैं धर्म को बचाने निकला हूं, इस्लाम को बचाने निकला हूं, इस कौम को बचाने निकला हूं, और इस देश को बचाने के लिए निकला हूं। फिर कह रहे हैं कि हो सकता है मैं ना रहूं। इसका मतलब है कि उन्हें यह शक है कि बाद में जेल में उनकी हत्या हो सकती है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं रहूं या मैं ना रहूं, लेकिन आप अपना संघर्ष जारी रखना। यानी वो अपने समर्थकों को ये कह रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ करनी है, आगजनी करनी है, अपनी ताकत दिखानी है, वो लगातार आप दिखाते रहना, चुप ना रह जाना, चुपचाप मेरी गिरफ्तारी के बाद अपने घर ना चले जाना। ये छोटा सा संदेश उन्होंने रिकॉर्ड किया है अपने घर से, और उसके बाद इसे उन्होंने जारी कर दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अब जब वो ये संदेश देखेंगे तो जाहिर है कार्यकर्ताओं को गुस्सा, और ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ेगा, और ज्यादा वो सड़कों पर निकलेंगे, और ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसा दिया है, एक तो अपनी तरफ से भी, और दूसरा धर्म का कार्ड खेलकर उन्हें उकसा दिया। अब सोचिए कि गिरफ्तारी हो क्यों रही है। इमरान खान के खिलाफ 2 मामलों में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इनमें पहला मामला है सरकारी तोशाखाने से गिफ्ट चोरी करने का। इमरान खान पर आरोप है कि उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी यात्राओं के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से जो बेशकीमती तोहफे मिले, उन तोहफों को उन्होंने सरकारी तोशाखाने में जमा नहीं कराया, बल्कि इन गिफ्ट्स को उन्होंने बाजार में बेच दिया, और यह सारा पैसा उन्होंने अपने पास रख लिया। तो बड़ी बात जो है वो ये कि जो आरोप लगा है वो बहुत ही सस्ते किस्म का आरोप लगा है, और यह बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर एक छोटी सी चोरी का आरोप लगा है। और आरोप लगता तो शायद कोई बड़ा आरोप लगता, लेकिन एक मामूली चोरी का आरोप उन पर लगाया गया है, और बहुत तुच्छ और सस्ता आरोप है कि उन्होंने तोशेखाने से जो गिफ्ट्स थे वो चुरा लिए। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक इमरान खान ने ये सारे गिफ्ट्स बेचकर कुल मिलाकर 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम जुटाई है। 5 करोड़ 80 लाख रुपए, और इन पैसों का उन्होंने अपनी आय में यानी अपनी इनकम में कहीं जिक्र नहीं किया। इसके अलावा जब इस्लामाबाद की एक अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, और इसके दौरान समन जारी होने के बाद भी इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, तो अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, और इस वजह से आज इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस समय उनके घर पर पहुंची हुई है लाहौर में। जिस दूसरे मामले में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है
वो एक महिला जज को धमकी देने का मामला है। असल में पिछले साल इमरान खान ने अपनी एक रैली के दौरान इस्लामाबाद की एक सेशन जज जिनका नाम है ज़ेबा चौधरी, उन्हें धमकी दी थी और कहा था कि जब उनका समय आएगा तो वो इस महिला जज को देख लेंगे। पाकिस्तान की महिला जज वही हैं जिन्होंने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए इमरान खान की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की रिमांड को कुछ दिन आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया था। और इस बात से तब इमरान खान बहुत नाराज हो गए थे, गुस्से में आ गए थे और इसी मामले में अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जिस नेता की गिरफ्तारी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ उस नेता का नाम है शहबाज गिल और उन्होंने इमरान खान के इस्तीफे के बाद एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की सेना को गद्दार बताया था और इसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और यह पूरा विवाद हुआ। तो ये वो दो मामले हैं जिनमें कभी भी इमरान खान अब गिरफ्तार हो सकते हैं और जेल जा सकते हैं। पाकिस्तान की राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि इमरान खान इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने सरकारी तोशाखाना से विदेशी तोहफों की चोरी की है, बल्कि हाल ही में वहां एक रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि इमरान खान से पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, रजा परवेज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और यहां तक कि बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना से इस तरह तोहफों की चोरी करते रहे हैं। यानी वहां कोई प्रधानमंत्री शरीफ नहीं है, वहां का हर प्रधानमंत्री इन तोहफों की चोरी करता रहा है। इस घटना से दो बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि अगर एक नेता प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने राजकीय तोहफों को बेच रहा है तो इससे पाकिस्तान और वहां के नेताओं का असली चरित्र पता चलता है कि वो वैसे ही चोर प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने देश के प्रति गद्दारी करते हैं। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में अब भी बदले की खूनी राजनीति का इस्तेमाल होता है। वहां हर बार सत्ता परिवर्तन के बाद तीन चीजें होती हैं जब भी वहां पर सरकार बदलती है। पहला, या तो उस नेता की राजनीतिक हत्या हो जाती है जो विरोधी होता है, तो विरोधी नेता की या तो हत्या होती है। दूसरा, विरोधी नेता के खिलाफ कानूनी मुकदमे दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। और तीसरा, विरोधी नेता को मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद ही देश छोड़कर भाग जाए। आज जो कुछ, उदाहरण के लिए जो कुछ हुआ है आज, उसे आप और समझिए। वर्ष 1998 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की सेना का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके उनकी सरकार को गिरा दिया, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। उस समय नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार और अपहरण के मामलों में फांसी की सजा हुई, लेकिन सऊदी अरब के दखल के बाद यह सजा माफ कर दी गई और नवाज शरीफ को देश निकाले का फैसला सुना दिया गया। इसके बाद 2013 में नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आए और उन्होंने यही सलूक परवेज मुशर्रफ के साथ किया और उन्हें पाकिस्तान के संविधान को समाप्त करने के लिए जेल में डाल दिया। तो अब आप सोचिए, यहां जो बड़ी बात है, इमरान खान भी कोई दूध के धुले नहीं है। इमरान खान ने यही काम नवाज शरीफ के साथ किया, नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। नवाज शरीफ ने कहा मैं बहुत बीमार हूं और अगर मुझे लंदन शिफ्ट नहीं किया गया तो मैं मर जाऊंगा, और इस कारण वो खुशकिस्मत थे कि इमरान खान ने उन्हें जेल से लंदन जाने दिया। अब वो लंदन में एक शानदार जिंदगी बिता रहे हैं। तो इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ यही किया, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के साथ यही किया, परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ के साथ यही किया। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही हुआ। उसके अलावा बेनजीर भुट्टो के जो पिता थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके साथ भी यही हुआ। तो पाकिस्तान में जो खूनी राजनीति का जो सिलसिला है ये बहुत लंबा है और एक के बाद एक वहां पर ये सारी चीजें होती रहती हैं। अभी मैंने नवाज शरीफ का जिक्र किया, आपको एक वीडियो दिखाएंगे। नवाज शरीफ इस समय पाकिस्तान में है और उनके जो भाई हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नवाज शरीफ की जो तस्वीरें नई आई हैं लंदन से, अब आजकल उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए, ये मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। अभी हाल ही की इसी हफ्ते की ये तस्वीर है जिसमें वो एक शानदार बड़ी गाड़ी में बैठकर एक बहुत बड़े स्टोर, लग्जरी स्टोर के बाहर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ लंदन ये कहकर आए थे कि वो बहुत बीमार हैं और वो इलाज के लिए लंदन आना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद वो जब लंदन पहुंच गए तो अचानक से बिल्कुल ठीक हो गए और आजकल वो अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज में दिखाई देते हैं और वहां लग्जरी स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में शॉपिंग करते हुए इस तरह दिखाई देते हैं।
उनका भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन चुका है शहबाज शरीफ, और जो काम नवाज शरीफ को करना था वो अब रिमोट कंट्रोल से यहीं लंदन में बैठकर वो कर रहे हैं, यानी इमरान खान को जेल में डालने की पूरी तैयारी इस समय है। अब हम आपको हथियारों के बाजार में लेकर चलेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और भारत पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया में इस समय जितने भी हथियार बिकते हैं उनमें 40% अमेरिका बेचता है। लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है कि अब चीन भी हथियारों के इस बाजार में उतर आया है और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं इस समय वो अपने ज्यादातर हथियार चीन से ही खरीद रहे हैं। इसलिए आज इस खबर का विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि यह विश्लेषण आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये जो हथियारों पर नई रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताते हैं। इसे स्वीडन के एक मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है और इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री भी कहते हैं। और सिप्री की जो रिपोर्ट है पूरी दुनिया में काफी मान्यता है इस रिपोर्ट की और हथियारों पर यह सबसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मानी जाती है। इस रिपोर्ट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है ताकि हम आपको हथियारों का यह पूरा खेल अच्छी तरह से समझा सके। मुझे पूरा यकीन है आज से पहले आप हथियारों के बाजार में कभी नहीं गए होंगे, लेकिन आज आपको हथियारों के बाजार की पूरी ABCD पता चल जाएगी। पहला हिस्सा अमेरिका के बारे में है कि कैसे अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शांति दूत बताता है, पूरी दुनिया का वो सरपंच बनता है। हर जगह शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। वो मानवता की भी बात करता है और लोकतंत्र की भी बात करता है। शांति की बात करता है लेकिन शांति स्थापित करने के लिए हथियार भी बेचता है। कड़वा सच यह है कि पूरी दुनिया में हथियारों की सबसे ज्यादा बिक्री यानी हथियारों का सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका ही करता है और रशिया और यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के लिए पैसा छापने की एक मशीन साबित हुआ है। अमेरिका असल में यह चाहता है कि हर दौर में पूरी दुनिया में कहीं ना कोई युद्ध चलता रहे और अमेरिका कभी यह नहीं चाहेगा कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी जल्द समाप्त हो। दूसरा हिस्सा है चीन के बारे में कि कैसे भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश हथियारों की खरीद के लिए अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गए हैं, यानी हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिर गए हैं। और आज पाकिस्तान 77% और बांग्लादेश 74% हथियार चीन से खरीदता है और नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी कर्ज के चक्कर में, आसान लोन के चक्कर में चीन से ही सबसे ज्यादा हथियार खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। और तीसरा हिस्सा भारत के बारे में है कि कैसे भारत अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है। लेकिन भारत के मामले में अच्छी बात यह है कि पहले की तुलना में यह आयात अब तेजी से कम हो रहा है और हथियारों की खरीद के लिए भारत की रशिया पर निर्भरता अब धीरे धीरे कम हो रही है। इस रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं जिनका हम एक एक करके आपके लिए विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखिए अमेरिका के बारे में। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में जो 5 देश सबसे ज्यादा हथियारों को बेचते हैं उनमें सबसे ऊपर अमेरिका है नंबर 1 पर, जो अकेले पूरी दुनिया को 40% हथियार बेचता है, यानी हथियारों के इस बाजार में 40% हिस्सा अमेरिका का है। सूची में दूसरा नंबर है रशिया का 16% हथियारों के साथ। तीसरे नंबर पर फ्रांस है 11% मार्केट शेयर के साथ। चौथे नंबर पर चीन है 5.2% हिस्सेदारी के साथ और इसके बाद नंबर आता है 4.2% हिस्सेदारी के साथ जर्मनी 5वें स्थान पर है। और ये आंकड़े हम आपको वर्ष 2018 से 2022 के बीच के बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं आपके सामने। नंबर 1 पर अमेरिका 40%, रूस 16%, फ्रांस 11%, चीन 5.2%, जर्मनी 4.2%। यहां 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि वर्ष 2013 से 2022 के बीच अमेरिका ने दुनिया को लगातार यही बताया कि वो मानवता की भलाई के लिए शांति चाहता है और यह शांति सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों से हासिल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसी समय अवधि में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार बेचता रहा। अमेरिका ने पहले की तुलना में वर्ष 2018 से 2022 के बीच 14% हथियार ज्यादा बेचे,
जबकि इस दौरान रशिया और दूसरे देशों को हथियारों के निर्यात में जबरदस्त नुकसान हुआ। रशिया का निर्यात 31% तक घट गया, जबकि चीन और जर्मनी के आर्म्स एक्सपोर्ट्स में 23% और 35% की गिरावट आई। यानी अगर आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में 2 तरह के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। पहले हथियार वो हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में होता है, और दूसरा हथियार है नैरेटिव का, यानी कहानी गढ़ने का हथियार। और यह हथियार असली हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने दशकों से पूरी दुनिया में इस नैरेटिव को फैलाया कि वो शांति का सबसे बड़ा पक्षधर है और वो मानवता के लिए लगातार काम कर रहा है, लोगों को बचा रहा है, देशों को बचा रहा है। और इस नैरेटिव को बेचने के साथ वो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा हथियार भी बेचता रहा, यानी आग भी लगा रहा है और ये भी कहता जा रहा है कि इस आग को बुझाने के लिए वो अपना हाथ भी जला सकता है। तो आग भी खुद लगा रहा है अमेरिका, और आग बुझाने के लिए जो साधन चाहिए उन्हें भी बेच रहा है। और वो शांति तो स्थापित करना चाहता है, लेकिन हथियारों के जरिए वो शांति स्थापित करना चाहता है। मैं आपको दोबारा से वो ग्राफ और आपको वो फिगर्स दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपको सबसे पहले जो टॉप 5 देश है उसमें से पता चलेगा, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि अमेरिका का जो पहले मार्केट शेयर था वो 33% था पूरी दुनिया के बाजार में हथियार बेचने के मामले में, और अमेरिका 33% से सीधे 40% पर चला गया है। और रशिया, जो कि इससे पहले उसका 22% मार्केट शेयर था हथियारों के बाजार में, वो घटकर अब 16% पर आ गया है। और फ्रांस, जो कि 7% मार्केट शेयर के साथ था, वो अब 11% के साथ आ गया है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस को बहुत फायदा हुआ है। फ्रांस लगातार हथियार बेच रहा है। हमने भी रफाल जो विमान है वो अभी फ्रांस से ही खरीदे हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो अमेरिका को हुआ है, क्योंकि अब अमेरिका का जो शेयर है वो 40% हो गया है, यानी लगभग दुनिया के आधे से जरा कम हथियार जो हैं वो अमेरिका ही बेचता है। 2018 से 2022 के बीच अमेरिका ने जिन 3 देशों को सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किया वो देश हैं सऊदी अरब, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अभी मैंने जो आपको आंकड़ा दिखाया, इस आंकड़े को आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपके सामने यह तस्वीर दिखाई देगी। अमेरिका को फायदा हो रहा है, रूस को नुकसान हो रहा है, फ्रांस को फायदा हो रहा है, चीन के हथियार थोड़े नीचे गए हैं, जर्मनी के भी नीचे गए हैं, इटली ऊपर जा रहा है, ब्रिटेन नीचे जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अमेरिका को ही हुआ है। सऊदी अरब को 19%, जापान को 8.6% और ऑस्ट्रेलिया को 8.4% हथियार अमेरिका द्वारा ही बेचे जाते हैं। तो देखिए, अलग अलग देशों की सेनाओं में जो हथियार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। 19% जो हथियार हैं सऊदी अरब, जापान को 8.6% हथियार वहां की सेना में अमेरिका से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा 8.54% का शेयर है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जितने हथियार बेचता है उसमें से 41% हथियार उससे मिडिल ईस्ट देश खरीदते हैं, जिसका एक मतलब यह भी है कि इन देशों में अशांति और अस्थिरता को एक टूल बनाकर अमेरिका ने अपने हथियारों को बेचा। आप यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका हथियारों को सबसे बड़ा सप्लायर होने के साथ साथ एक शानदार सेल्समैन भी है, जिससे कई देश न चाहते हुए भी जिससे हथियार खरीद ही लेते हैं। इसके अलावा जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका की 5 उंगलियां घी में है और अमेरिका को कई देशों से हथियारों की खरीद के लिए नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज अमेरिका के पास 1371 लड़ाकू विमान, 5 समुद्री युद्धपोत, 40 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, 634 आधुनिक तोपें और 2500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के ऑर्डर दूसरे देशों के जरिए मिले हुए हैं। और ये सारे हथियार वो अगले कुछ वर्षों में दुनिया के इन अलग अलग देशों की सेनाओं को बेचेगा। ये सारे ऑर्डर्स उसके पास अभी ऑलरेडी हैं, जबकि जो फ्यूचर ऑर्डर्स के मामलों में रशिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इसका मतलब यह है कि आज हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी अकेले 40% है और यह भविष्य में कम नहीं होगी, बल्कि यह 50% को पार कर सकती है, जिससे अमेरिका का असली चरित्र आज आपको पता चल जाएगा। वो कहीं भी किसी भी देश में जब घुसता है, अशांति फैलाता है शांति स्थापित करने के नाम पर। अफगानिस्तान में यह हुआ, इराक में यही हुआ, दूसरे देशों में कई जगह उन्होंने यही किया, अब यूक्रेन में यही हो रहा है।
और हर बार जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, यानी जो सबसे बड़ा फायदा होता है, वो अमेरिका को ही होता है, क्योंकि दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है तो हथियारों की मांग बढ़ जाती है और हथियार खरीदने की सबसे बड़ी जो मार्केट है, बाजार है, वो अमेरिका है। अब इस रिपोर्ट के दूसरे भाग पर आते हैं और वो ये कि कैसे चीन भारत के पड़ोसी देशों को हथियार बेचकर उन्हें अपनी जेब में डालता जा रहा है और धीरे धीरे अब स्थिति ये हो गई है कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के हाथों में मेड इन चाइना हथियार है और ये हमारे लिए चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने के मामले में चीन चौथे नंबर पर है और जिन 3 देशों को वो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और सर्बिया। 2018 से 2022 के बीच चीन ने जितने हथियार बेचे उनमें से 54% पाकिस्तान को बेचे, 12% बांग्लादेश को और 4.5% सर्बिया को, और यह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2013 से 2017 के बीच चीन ने अपने कुल हथियारों में से सिर्फ 35% हथियार पाकिस्तान को बेचे थे, लेकिन यह आंकड़ा अब 35% से 54% हो चुका है। हालांकि ये जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए वो चीन के कुल निर्यात के हिसाब से है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहलू से स्थिति को समझेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों देश अब लगभग पूरी तरह से इनकी जो सेनाएं हैं वो चीन के हथियारों पर निर्भर हो गई हैं, जो कि खतरनाक बात है। पहले की तुलना में अब पाकिस्तान 14% हथियार ज्यादा आयात कर रहा है, यानी 14% हथियार ज्यादा खरीद रहा है और जिन तीन देशों से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है उनमें पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर है रशिया। हालांकि इनमें स्वीडन और रशिया की हिस्सेदारी बहुत ही छोटी है, ना के बराबर है। पाकिस्तान अपने कुल इंपोर्ट में से, जो हथियारों का जो इंपोर्ट है, कुल हथियारों में से 77% हथियार चीन से खरीदता है, स्वीडन से 5.1% और रशिया से सिर्फ 3.6% हथियार पाकिस्तान खरीदता है। यह ब्रेकअप है पाकिस्तान की सेना के हथियारों का जो वो खरीद रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी सबसे ज्यादा 74% हथियार अकेले चीन से खरीद रहा है और यह बहुत खतरनाक स्थिति है हमारे लिए। असल में 74% और 77% हथियार अकेले चीन से खरीदने का मतलब यह है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हर 4 में से 3 हथियार चीन से खरीद रहे हैं और यहां बात सिर्फ इन 2 देशों की नहीं है। अगर हम और देशों पर नजर डालें, भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, ये भी चीन से ही हथियार खरीद रहे हैं और इन देशों में उसने पोर्ट से लेकर, सी पोर्ट से लेकर हवाई अड्डे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा लगाया है। और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इस समय भले ही अच्छी ना हो, लेकिन पिछले 2 दशकों में श्रीलंका ने सबसे ज्यादा 33 लड़ाकू विमान चीन से खरीदे। आज श्रीलंका की वायुसेना के पास कुल मिलाकर 86 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से 44% यानी 33 लड़ाकू विमान उसने चीन से पिछले कुछ वर्षों में खरीदे। और श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट भी चीन को 99 वर्ष की लीज पर दे रखा है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी चीन बहुत बड़े स्तर पर पैसा लगा रहा है और हाल ही में उसने नेपाल के पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया और नेपाल की सेना को हथियार और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बेचे हैं। इसी तरह म्यांमार की सेना ने 2018 से 2022 के बीच जितने हथियार खरीदे उनमें से 29% अकेले चीन से लिए। और अफगानिस्तान में तालिबान की मदद भी अब चीन कर रहा है। यानी आज अगर आप इस नक्शे पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के हाथों में मेड इन चाइना यानी चीन के बने हुए हथियार हैं और ये देश हथियारों के लिए अब लगभग पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गए हैं और चीन जिस दिन चाहे उस दिन इनकी गर्दन दबा सकता है। कुछ वर्ष पहले आई बीजिंग की एक खुफिया रिपोर्ट में हथियारों को स्ट्रेटेजिक कमोडिटी बताया गया था। स्ट्रेटेजिक कमोडिटी का मतलब है हथियारों को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना। असल में हथियारों के बिजनेस में किसी एक देश पर निर्भरता को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि ये निर्भरता 2 तरह से बुरा असर डालती है। पहला, हथियारों की खरीद के लिए वो देश एक ही देश पर निर्भर रहने लगता है और दूसरा, हथियारों के मामलों में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए भी वो देश ऐसे देश पर निर्भर हो जाता है जिससे उसने ये हथियार खरीदे हैं। यानी भारत के तमाम पड़ोसी देश अगर चीन से हथियार खरीद रहे हैं तो इन हथियारों के टेक्निकल सपोर्ट
और मेंटेनेंस के लिए भी वो हमेशा चीन पर ही निर्भर रहेंगे। और सोचिए, भविष्य में चीन अगर इन देशों को ये टेक्निकल सपोर्ट देने और दूसरी सेवाएं देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो ये देश घुटनों पर आ जाएंगे, दबाव में आ जाएंगे और चीन की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही बात भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। कुल मिलाकर कहें तो आज चीन भारत के पड़ोसी देशों को बहुत ही सस्ते दामों पर हथियार बेच रहा है, लोन देकर हथियार बेच रहा है, कह रहा है कि अभी आप हथियार ले लीजिए, पैसा बाद में आता रहेगा। लेकिन भविष्य में वो इन हथियारों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक कमोडिटी के तौर पर कर सकता है। और जो हमारे टू फ्रंट वॉर की हम बात करते हैं अक्सर आपसे, कि एक फ्रंट है चीन का और दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान का, इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है। उस स्थिति में भारत के लिए ये एक खतरनाक चुनौती हो सकती है। अमेरिका में दो बड़े बैंकों के डूबने की कहानी बताएंगे। वर्ष 2008 में जब अमेरिका में लेमन ब्रदर्स नाम का एक इन्वेस्टमेंट बैंक डूबा था तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, रिसेशन आ गई थी। तो क्या अब भी आर्थिक मंदी आ जाएगी इन दो बैंकों के डूबने के बाद? जब अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में जो महाशक्ति है वहां पर बैंकों में रखा पैसा सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपका पैसा यहां भारत के बैंकों में सुरक्षित है? क्या बैंक इसी तरह कभी भी डूब सकते हैं? आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिका के इन दोनों बैंकों के डूबने की कहानी बताते हैं। इनमें पहले बैंक का नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कुल संपत्ति के हिसाब से अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। और इस बैंक की अमेरिका में कुल मिलाकर 17 शाखाएं थी। यह बैंक बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच बहुत लोकप्रिय था। ज्यादातर जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो इसी बैंक के साथ लेन देन करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2500 से ज्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स इसी बैंक के साथ जुड़ी हुई थी और अलग अलग सेक्टर्स की 1500 से ज्यादा कंपनियां इस बैंक की प्रमुख ग्राहक थीं। वेंचर कैपिटल फर्म्स उन कंपनियों को कहते हैं जो ऐसे स्टार्टअप्स को फंड करती हैं जो शुरुआती चरण में होते हैं। यानी इस बैंक में वेंचर कैपिटल फर्म्स के भी खाते थे और स्टार्टअप्स के भी खाते थे और आईटी और दूसरे सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इस बैंक में अपना पैसा जमा किया हुआ था। 31 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुई रिपोर्ट में यह बताया गया कि तब इस बैंक की कुल संपत्ति की कीमत 209 बिलियन यूएस डॉलर्स थी और आज के हिसाब से यह रकम होगी 17 लाख करोड़ रुपए। यानी इस बैंक के पास 17 लाख करोड़ रुपए थे। इसके अलावा उस समय इस बैंक के सभी खातों में 175 बिलियन यूएस डॉलर्स जमा थे, जो भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से होंगे 14,30,000 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बैंक था और इस बैंक में कई बड़ी बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स के पैसे जमा थे। लेकिन 10 मार्च को यह बैंक डूब गया, यानी बंद हो गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ष 2008 में आई मंदी के बाद यह दिवालिया घोषित होने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अमेरिका का जो दूसरा बैंक डूबा है उसका नाम है सिग्नेचर बैंक और इसकी कुल 40 शाखाएं अमेरिका में थी। इस बैंक के सभी खातों में कुल मिलाकर 7,20,000 करोड़ रुपए जमा थे, जबकि इस बैंक की कुल संपत्ति 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। लेकिन यह बैंक भी डूब गया और इसका नियंत्रण अब अमेरिका की एक वित्तीय एजेंसी के पास है जिसका नाम है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब इस सवाल पर आते हैं कि यह बैंक आखिर डूबे कैसे। तो इसकी पूरी कहानी शुरू होती है कोविड के समय से, जब कोविड आया था। असल में जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके ज्यादातर ग्राहक या तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां और स्टार्टअप्स थे या वो वेंचर कैपिटल फर्म्स थी जो स्टार्टअप्स को फंड करते थे। कोविड से पहले इन आईटी कंपनियों पर कोई ज्यादा दबाव नहीं था और क्योंकि उस समय अमेरिका में केंद्रीय ब्याज की जो दरें थी वो बहुत कम थी, इसलिए कई स्टार्टअप्स के लिए बाजार से फंड जुटाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। लेकिन कोविड काल में जब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हटने लगी और महंगाई बढ़ने लगी तो पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और यहीं से यह सारा संकट पैदा हुआ। कोविड से पहले और कोविड की शुरुआत में जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक जिसका नाम है फेडरल रिजर्व उसने ब्याज दरें कम रखी तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इसे एक अवसर की तरह लिया। इस बैंक को यह बात पता थी कि अमेरिका में केंद्रीय ब्याज दरें कम है, इसलिए अगर वो अपने खातों में जमा पैसा ब्याज में निवेश कर देगा तो उसे इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये अच्छा रिटर्न बैंक को मालामाल कर देगा। इसके लिए इस बैंक ने अपने पास जमा पैसा अमेरिका के सरकारी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश कर दिया और ये बॉन्ड्स खरीद लिए। अब जब तक ब्याज दरें कम थी तब तक तो इस निवेश से इस बैंक को खूब फायदा हुआ
और उसे अच्छा रिटर्न भी मिला। लेकिन इसके बाद जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने थोड़े समय के बाद ब्याज दरों में वृद्धि की तो इससे बैंक पर दबाव बढ़ने लगा और उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो पैसा निवेश किया था उसकी कीमत कम होने लगी। इसी बीच कोविड के बाद जब पाबंदियां हटी और आईटी और दूसरे सेक्टर की कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो गया और उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो इन कंपनियों ने इस बैंक में जमा अपनी राशि निकालनी शुरू कर दी और ये विड्रॉल ही इस बैंक के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। और वो इसलिए क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं था और जो बड़ी रकम उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स में यानी अमेरिका की सरकार के जो सरकारी बॉन्ड है उसमें निवेश की हुई थी उसकी कीमतें ब्याज दरें बढ़ने से कम हो गई। कुल मिलाकर अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो हुआ यह है कि कोविड के टाइम आईटी कंपनियों की कमाई जबरदस्त तरीके से बढ़ गई क्योंकि पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। आईटी कंपनियों की जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ गई क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल आईटी कंपनियों का और आईटी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का हो रहा था। इसी तरह स्टार्टअप्स भी बहुत अच्छा काम कर रही थी। इन कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमाया, वैल्यूएशन जबरदस्त थी, बड़ी मात्रा में पैसा बैंक में जमा कर दिया। ये पैसा उस बैंक ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड को खरीदने में, जो सरकार का बॉन्ड था उसे खरीदने में पैसा लगा दिया। बाद में इस बॉन्ड की कीमतें कम हो गई। जब कीमतें कम हो गई तो बैंक को नुकसान हुआ और जब बैंक को नुकसान हुआ तो यह देखकर जो बाकी की जो कंपनियां थीं उन्होंने भी अपना अपना पैसा बैंक से निकालना शुरू कर दिया। और जब इतनी सारी कंपनियां एक साथ बैंक के पास आ गई अपना पैसा निकालने के लिए तो बैंक के पास उतना पैसा बचा ही नहीं। और इस संकट से निपटने के लिए इस बैंक ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को बहुत ही कम कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया क्योंकि अगर ग्राहक पैसा अपना वापस मांग रहा है तो बैंक को देना पड़ेगा। और बैंक ने पैसा दूसरे बॉन्ड्स में लगा दिया। दूसरे बॉन्ड्स का रेट बिल्कुल नीचे गिर गया लेकिन बैंक की मजबूरी है और उसने कम दाम पर ही वो बॉन्ड्स बेच दिए। और 8 मार्च को जब इस बैंक ने यह बताया कि इस पूरे घटनाक्रम से उसे भारतीय रुपयों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है तो उसके बाकी ग्राहक ये खबर देखकर घबरा गए और उन्होंने डर की वजह से बैंक में जमा अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और इससे बैंक पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। 9 मार्च को इस बैंक के ग्राहकों ने अपने खातों से एक ही दिन में, सोचिए 9 मार्च को 3,40,000 करोड़ रुपए निकाल लिए और इसके बाद बैंक का जो कैश बैलेंस लगभग 8,000 करोड़ रुपए नेगेटिव में चला गया। इसका सीधा मतलब यह था कि बैंक दिवालिया हो गया और उसके पास ग्राहकों को देने के लिए पैसा नहीं बचा। और इसी के बाद 10 मार्च को यह बैंक बंद हो गया और इसका नियंत्रण फेडरल इंस्टीट्यूशन ने अपने हाथ में ले लिया। दूसरा बैंक यानी सिग्नेचर बैंक इसलिए डूबा क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद इस बैंक के ग्राहकों ने भी बैंक में जमा अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया जिससे बैंक जो है वो बुरी स्थिति में, बैंक रन की स्थिति में बन गई। जब किसी बैंक के ग्राहक पैसा डूबने के डर से अपने खातों में जमा राशि निकालने लगते हैं और बैंक पर दबाव बढ़ने लगता है तो इसे बैंक रन की स्थिति कहते हैं। और सिग्नेचर बैंक के साथ यही हुआ और साथ ही इस घटना से इस बैंक के शेयर्स की कीमतें 20% तक गिर गई। इसके बाद इस बैंक के सभी ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। हालांकि अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इन दोनों बैंकों में जमा ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और उसने सिलिकॉन वैली बैंक की संपत्तियों और डिपॉजिट को रखने के लिए एक नया बैंक बनाया है जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। पुराने बैंक के जो ग्राहक इंश्योर्ड थे वो इस नए बैंक के जरिए अपने खातों को एक्सेस कर पाएंगे। अमेरिका के इस बैंकिंग संकट पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछा गया तो वो वहां से बिना जवाब दिए ही चले गए। हालांकि उन्होंने बाद में यह जरूर कहा कि इन बैंकों में जमा सभी लोगों का पैसा सुरक्षित है। Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. They've done that. आज आप सबको यह भी समझना चाहिए कि बैंक आखिर काम कैसे करते हैं और बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो बैंक चलता कैसे है? बैंक चलता है ग्राहकों के पैसे से। जो आप पैसा जमा करते हैं बैंकों में उससे बैंक चलता है और ग्राहकों के पैसे से ही बैंक अपना मुनाफा कमाते हैं।
ये पूरा ढांचा इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए एक बैंक में 100 लोगों के खाते हैं और इन 100 लोगों ने अपना पैसा बैंक के पास जमा कराया है, तो इन लोगों को अपने खातों में पैसा जमा कराने पर बैंक की तरफ से एक निश्चित ब्याज दर के तहत भुगतान किया जाता है। आपको ब्याज का पैसा मिलता है। जैसे किसी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो उस पर बैंक अपने ग्राहक को एक खास रकम ब्याज के रूप में देता है। इसके बाद बैंक अपने खातों में जमा पैसा अलग अलग कंपनियों और लोगों को लोन के रूप में देता है और इस पैसे पर ज्यादा ब्याज लेता है। यानी अगर बैंक आपको आपके पैसे के लिए 3% ब्याज दे रहा है तो वो यही पैसा जब लोन के रूप में बाजार में किसी को देगा तो उससे ब्याज के रूप में शायद उदाहरण के तौर पर 10% का ब्याज लेगा और ये अंतर ही बैंक का असली मुनाफा है। इसके अलावा बैंक और भी तरीकों से काम करते हैं। हालांकि इस दौरान सभी बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखना होता है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है कि बैंकों को अपने डिपॉजिट का 4.5% हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा करके रखना होता है, जिससे बैंक का आर्थिक स्वास्थ्य सही और सुरक्षित रहे। 2008 की आर्थिक मंदी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका का कोई इतना बड़ा बैंक दिवालिया हुआ और इस बैंकिंग संकट के बाद पूरी दुनिया में अब इस बात की फिर से चर्चा हो रही है क्या फिर से आर्थिक मंदी आने वाली है। 2008 में जब अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका नाम था लेमन ब्रदर्स, वो दिवालिया हुआ था तो इससे दुनिया भर का शेयर बाजार कमजोर हो गया था। आर्थिक मंदी आ गई थी जिसका भारत के बैंकों पर भी असर हुआ था। हालांकि भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट करके यह बताया है कि अमेरिका के इस बैंकिंग संकट का भारत पर असर नहीं पड़ेगा और भारत के सभी बैंकों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, लेकिन सच यह है कि 2008 की आर्थिक मंदी उसी की वजह से आई। कोविड के दौरान वो अपने लोगों की जान नहीं बचा सका। कोविड से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई। अफगानिस्तान से अमेरिका को अपनी सेना 20 साल के बाद खाली हाथ वापस बुलानी पड़ी। 2021 में अमेरिका में कैपिटल हिल्स में हिंसा हुई जो उनके लोकतंत्र के लिए काले धब्बे के जैसी है। इसलिए अमेरिका ऐसा नहीं है कि अमेरिका नाकाम नहीं होता, अमेरिका का सिस्टम भी फूल प्रूफ नहीं है। तो आपको जो आपके मन में ख्याल होगा वो ये कि क्या आपका पैसा भी भारत के बैंकों में जो जमा है, तो अभी की स्थिति है कि आपके पैसे को कोई खतरा नहीं है, आपने जहां भी पैसा जमा किया हुआ है वो सुरक्षित है। लेकिन हमारी राय ये रहेगी आपको कि आप जिस भी बैंक में पैसा जमा करें, विश्वसनीय बैंक में जमा करें, सरकारी बैंकों में जमा करें या फिर जो बैंक आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, आर्थिक स्वास्थ्य जिनका अच्छा है, उन बैंकों में आप जमा करें। क्योंकि जो थोड़े कमजोर बैंक होते हैं वो आपको ज्यादा ब्याज देते हैं और बहुत सारे लोग उस लालच में आ जाते हैं, और जो मजबूत बैंक होते हैं वो कई बार थोड़ा कम ब्याज देते हैं लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रखते हैं। इसलिए बहुत बार बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो तरह तरह की बातें बताते हैं। अमेरिका में तो इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन आप सोचिए उनमें से कोई ये नहीं बता पाया कि ये 2 बैंक डूबने वाले हैं। और जब कोविड आया था तो सबसे ज्यादा जो मुनाफा कमाया वो आईटी की कंपनियों ने कमाया, और आईटी की कंपनियों ने इतना पैसा इन बैंकों में लगा दिया, भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ और जब पूरी दुनिया खुली तो आईटी कंपनियों का मुनाफा कम होने लगा। जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जब मुनाफा कम होने लगा तो उन्होंने इस बैंकों से इनमें से पैसा निकालना शुरू किया। लेकिन ये बैंक तो तब तक उनका पैसा कहीं और लगा चुके थे, और जहां पैसा लगाया था वो पैसा भी आर्थिक मंदी के दौर की वजह से नीचे आने लगा। तो इस तरह बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के जो कैलकुलेशन है वो भी गलत साबित हो गए। और उर्दू के मशहूर हास्य लेखक मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक बार लिखा था कि मूंगफली और आवारगी में खराबी यह है कि आदमी एक दफा शुरू कर दे तो समझ में ही नहीं आता कि खत्म कैसे करे।